नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आप देख रहे हैं खबर चुनावी है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ सियासी खबरों के साथ और राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की क्लस्टर्स की बैठक आज है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा समेत क्लस्टर्स प्रभारी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव क्षेत्रों की स्थिति को लेकर मंथन किया जाएगा। विधायकों की जिम्मेदारी तय की जा सकती है। दोपहर 2 बजे बीजेपी दफ्तर में 7 क्लस्टर्स की बैठक होगी। कई मायनों में ये बैठक बेहद अहम है। बीजेपी ने प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को 7 क्लस्टर में बांटा है और इन सभी क्लस्टर्स की आज बैठक होने जा रही है। तो बता दें कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो क्लस्टर्स हैं, जो पदाधिकारी भी हैं, सभी को आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती है लोकसभा चुनाव के लिहाज से। साथ ही कई सारे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं पार्टी को लेकर के और कई निर्णय भी लिए जा सकते हैं। आज बैठक में नजर बनाए रखेंगे और आप तक सबसे पहले IBC 24 अपडेट भी पहुंचाता रहेगा। तो लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की क्लस्टर्स की आज बैठक है। नई जिम्मेदारियां आज सभी को मिल जाएंगी और इसी के साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके से आगे प्रचार प्रसार करना है, क्या आगे रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो लोकसभा चुनाव क्षेत्रों की स्थिति को लेकर के भी इस बैठक में मंथन होगा। इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस के नेताओं में सहमति नहीं बन पा रही है। सहमति नहीं होने से 3 सीट पर टिकट अटक गए हैं। जातिगत समीकरण साधने में अटकी है मुरैना और ग्वालियर सीट। खंडवा सीट पर भी सहमति नहीं बन पा रही है। अरुण यादव ने गुना से चुनाव लड़ने की मंशा जताई थी और अब नरेंद्र पटेल और सुरेंद्र सिंह के नामों पर चर्चा हो रही है। खजुराहो सीट से समाजवादी पार्टी आज प्रत्याशी घोषित कर सकती है। तो 3 सीटों पर इस वक्त टिकट अटक चुकी है। जातिगत समीकरण साधने में मुरैना ग्वालियर की सीट अटकी हुई है और खंडवा सीट पर भी अब तक सहमति नहीं बनी है। तो एकजुटता यहाँ पर नहीं है, साफ तौर पे नजर आ रहा है। अरुण यादव की भी बात करें तो उन पर भी नाम पर पेच फंसा हुआ है। अब नरेंद्र पटेल और सुरेंद्र सिंह के नामों पर भी चर्चा हो रही है। तो बता दें कि अरुण यादव ने गुना से चुनाव लड़ने की मंशा जताई थी, लेकिन अब नरेंद्र पटेल और सुरेंद्र सिंह के नामों पर चर्चा हो रही है। खजुराहो सीट से समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो आज पार्टी प्रत्याशी घोषित कर सकती है। और अब बात छत्तीसगढ़ की तो बिलासपुर में कांग्रेस नेता जगदीश कौशिक का आमरण अनशन लगातार जारी है। आज जगदीश कौशिक के अनशन का 3रा दिन है। जगदीश कौशिक की पत्नी और 2 बच्चे भी अनशन स्थल पहुंचे हैं। जगदीश कौशिक के साथ परिवार के आपको बता दें कि लोग भी बैठे हुए हैं। बुधवार से आमरण अनशन पर जगदीश कौशिक बैठे हुए हैं। कांग्रेस भवन के सामने वो अपना अनशन कर रहे हैं। कांग्रेस ने प्रशासन को पत्र भी लिखा है, कलेक्टर को आमरण अनशन की जानकारी दी। बिलासपुर लोकसभा से देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध यहां पर वो कर रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने तक अनशन चलता रहेगा, इसकी चेतावनी भी उन्होंने दी है। लोकसभा चुनाव में खुद को उम्मीदवार बनाने की वो मांग कर रहे हैं। तो आमरण अनशन जो है वो लगातार जारी है। अनशन का आज 3रा दिन है और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक वो अनशन पर बैठे रहेंगे। तस्वीर आप देख सकते हैं, उनके साथ उनका परिवार भी अब अनशन पर बैठा हुआ है। तो देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाए जाने का यहां पर विरोध कर रहे हैं वो, और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि मांग अगर पूरी नहीं होगी तो लगातार वो अनशन पर डटे रहेंगे। इधर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता अरुण सिसोदिया ने एक बार फिर अपने ही पार्टी के आला नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अरुण सिसोदिया ने अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने PCC चीफ दीपक बैज के खिलाफ जांच कराने की मांग की है। साथ ही पूर्व CM भूपेश बघेल के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि पूर्व CM बघेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहकर अपमानित किया है। इस पत्र के पहले अरुण सिसोदिया ने PCC चीफ दीपक बैज को पत्र लिखा था, जिसमें कांग्रेस कोष अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर 5 करोड़ 89 लाख रुपए के गबन के संगीन आरोप लगाए हैं। अपने पत्र में लिखा कि PCC चीफ के बगैर अप्रूवल रामगोपाल ने पूर्व CM के सलाहकार विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी को राशि दी है। जिसके बाद कांग्रेस ने अरुण सिसोदिया को नोटिस जारी किया था। अब फिर से सिसोदिया ने पत्र लिखकर सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है।
तो पत्र उन्होंने लिखा है। पहले लिखे पत्र में रामगोपाल अग्रवाल पर उन्होंने संगीन आरोप लगाए थे। तो लगातार लेटर बम जो है वो देखा जा रहा है। विनोद वर्मा के बेटे को फायदा देने का आरोप उन्होंने यहाँ पर लगाया था, जिसके बाद लगातार राजनीतिक बयानबाजियां भी देखने को मिल रही थी। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी था। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहा था, जिसके बाद लगातार राजनीतिक गरमाई हुई थी। अपने ही पार्टी के लोगों को उन्होंने स्लीपर सेल का आरोप लगाया था, जिसके बाद पार्टी की अंतर्कलह भी साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। और अब उन्होंने यहां पर भूपेश बघेल पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साफ तौर पर यह कहना है इस पत्र के माध्यम से कि भूपेश बघेल ने अपनी ही पार्टी के लोगों पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं और इस आरोप के लगाए जाने के बाद अब उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, एक बड़ा एक्शन उन पर लिया जाए। ये बात उन्होंने पत्र में लिखी है। तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी को उन्होंने पत्र लिखा है और पीसीसी चीफ दीपक बैज के खिलाफ जांच करने के लिए उन्होंने यहां पर पत्र लिखा है। तो कांग्रेस नेता अरुण सिसोदिया ने एक बार फिर से लेटर बम फोड़े हैं और इस बार उन्होंने भूपेश बघेल पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। तो बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो स्लीपर सेल का आरोप अपनी पार्टी के लोगों पर लगाया था, उस बात को लेकर के बयानबाजी तो लगातार जारी थी, लेकिन अब पत्र के माध्यम से उन पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। और चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने फिर बैलेट पेपर से चुनाव लड़खड़ाने का राग अलापा है। साथ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक अनोखी तिकड़म आजमाने की नसीहत भी दी है, जिसके बाद से प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। क्या है वो नसीहत, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम बनाम बैलेट पेपर पर सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का राग अलापना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम ने तो एक कदम आगे बढ़कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अनोखी तिकड़म आजमाने की नसीहत दी। कौन सी तिकड़मबाजी है वो, आप भी सुन लीजिए। तो अगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माने तो 370 उम्मीदवार से ज्यादा होने पर चुनाव आयोग के पास बैलेट पेपर से चुनाव कराने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। मगर हकीकत में ऐसा कोई नियम नहीं है। न्यू जनरेशन ईवीएम में 370 तक बैलेट यूनिट्स लगाए जा सकते हैं। इससे ज्यादा उम्मीदवार होने की स्थिति में बैलेट पेपर से चुनाव करवाने पड़ेंगे। इन हालात में और ईवीएम जोड़े नहीं जा सकते। व्यक्ति अपना अनुमान लगा रहा है ना कि जब 384 तक की व्यवस्था है तो हम ज़्यादा कर देंगे तो बैलेट बॉक्स लाना पड़ेगा। पर कहाँ लिखा है कि बैलेट बॉक्स है? ऐसा कोई नियम नहीं है। देश में इस वक्त 97 करोड़ वोटर हैं और उनके लिए लगभग 10 लाख मतदान केंद्र बन है। अर्थात 10 लाख जगह के लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा। एक बैलेट यूनिट पे 16 उम्मीदवार आ सकते हैं और जो हमारा पूरा अभी की जो ईवीएम की पूरी सिस्टम में संरचना बनी है उसके अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा 24 बैलेट यूनिट लग सकते हैं। तो मैथमेटिकली अगर वो कैलकुलेट किया जाता है तो 384 उम्मीदवार का सीमा बनता है। एक हाइपोथेटिकली अगर माना जाता है कि ऐसी स्थिति अगर भविष्य में बनती है, 384 से ज़्यादा उम्मीदवार अगर किस क्षेत्र से अपना पर्चा दाखिल करते हैं, तो वैसी स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग को वो स्थिति से अवगत कराया जाएगा। जिस तरह के जो भी निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए जाएंगे उसके तारतम्य में फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पूर्व सीएम के बयान का समर्थन कर रही है। जो देश का आम आदमी है वो चाहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी बैलेट पेपर के विरोध में ईवीएम के पैरोकार के रूप में सामने आती है। प्रजातंत्र में जब कहीं पे भी कोई शंका वाली स्थिति हो, जब किसी की विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा हो, तो उससे निजात पा लेना चाहिए। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना कोई नई बात नहीं। यही वजह है कि पूर्व सीएम के बैलेट पेपर वाले राग को बीजेपी हार के डर से जोड़कर देख रही है। ईवीएम मशीन को आप हैक करो ये कहकर इलेक्शन कमीशन सामने खड़े होता है तो कोई नहीं आते। और आपकी स्वयं की जब बड़ी बम्पर सरकार बनती है तब भी ईवीएम ठीक होता है, और जब भी आपको चुनाव लड़ना होता है तब ईवीएम खराब हो जाता है। ऐसे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। तो ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, दुनिया नए नए टेक्नोलॉजी विकसित कर रही, कहाँ से कहाँ पहुँच रही।
तो दुनिया आगे जा रही है। और ईवीएम में क्या खराबी है? खराबी तो उनके पार्टी में है, उसके अंदर है। केंद्रीय चुनाव आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि चुनाव ईवीएम से ही होगा। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ईवीएम के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं को खारिज कर चुका है। मगर सवाल ये, जब जनता के बीच अपने काम के दम पर वोट मांगने का वक्त है, तो ईवीएम और बैलेट पेपर के बीच बहस शुरू करना क्या जनता को रास आएगा? इलेक्शन डेस्क, IBC 24। और बस्तर से लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने नामांकन के बाद जगदलपुर के लालबाग मैदान में कहा कि मैं तो अपने बेटे के लिए बहू तलाशने गया था, लेकिन पार्टी ने दुल्हन मुझे सौंप दी। उनके इस बयान पर उस वक्त खूब ठहाके लगे, मगर अब इस पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस के सीनियर विधायक कवासी लखमा इस बार बस्तर लोकसभा सीट से अपने बेटे हरीश कवासी को चुनाव लड़ाना चाहते थे। उन्होंने बेटे के टिकट दिलाने के लिए दिल्ली तक दौड़ लगाई थी, लेकिन पार्टी आलाकमान ने बेटे की जगह कवासी लखमा को ही बस्तर लोकसभा सीट से टिकट दे दिया। तो टिकट नहीं मांगा मेरा, या आपको दीपक बैस को दो। अगर प्रदेश अध्यक्ष है, हमारा सब फीडर का सबसे बड़ा नेता हुई है, 11 सीट जीताना है। अगर तकलीफ होगा तो मेरा बेटा को टिकट दो। मैं बेटा के लिए डौकी मांगने गया, बुआरी तो मेरे को सौंप दी। कांग्रेस पार्टी को यह होश ही नहीं है कि कौन लड़ना चाहता है, किसको लड़ाना चाहिए। उन्होंने शादी की संज्ञा पर कांग्रेस के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, और इस बयान से स्पष्ट समझ में आता है कि वो मानसिक रूप से चुनाव लड़ने के लिए कितना तैयार हैं। उनको स्वयं अपनी निश्चित हार दिख रही, इसलिए अभी से वो सफाई देना प्रारंभ कर दी कि मैं लड़ना नहीं चाहता था। और लोकसभा चुनाव के पहले लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेता और कार्यकर्ता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भिंड के पूर्व सांसद और बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारक डॉक्टर रामलखन सिंह कुशवाहा, जबलपुर की पाटन विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी, खरगापुर के पूर्व विधायक अजय यादव बीजेपी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और सह प्रभारी संजय पाठक ने तीनों नेताओं को सदस्यता दिलाई है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के हर अंचल में बीजेपी का परिवार बढ़ रहा है। आप सभी हमारे साथ आए हैं, तो मैं ये आश्वस्त करता हूं कि सरकार के अंदर आपके जो उपयोगी सुझाव होंगे उनका पालन करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि हमारा परिवार लगातार बढ़ रहा है। बिलासपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। जगदीश कौशिक का आमरण अनशन खत्म हो चुका है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पानी पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया। आपको अपडेट बता रहे हैं, कांग्रेस नेता जगदीश कौशिक का आमरण अनशन अब खत्म हो गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पानी पिलाकर अनशन खत्म कराया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र थवैत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जैसे कि कौशिक जी ने पहले ये कहा था कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वो अपना आमरण अनशन खत्म नहीं करेंगे, क्या माने इसे? क्या उनकी मांगे पूरी हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए आज तीसरा दिन है जब जगदीश कौशिक आमरण अनशन पर हैं। लगभग 50 घंटे से ज़्यादा का समय जगदीश कौशिक के अनशन को हो गया है। लगातार वो ये मांग कर रहे थे कि उन्हें बिलासपुर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह से पार्टी ने यहाँ से देवेंद्र कौशिक को प्रत्याशी बनाया है, उसके बाद लगातार ये मांग कर रहे थे कि उन्हें यहाँ से पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाए। और इन्हीं मांगों को लेकर वो लगातार आमरण अनशन पर थे और लगातार मान मनोबल का दौर भी जारी था। लेकिन अभी देखिए सीधी तस्वीर यहाँ पर कि जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी है जो उन्हें जूस पिलाकर उनका अनशन जो है वो समाप्त करा रहे हैं। मतलब आज उन्होंने अपना अनशन यहाँ पर स्थगित कर दिया है, अनशन तोड़ दिया है। विजय केशरवानी जिलाध्यक्ष हैं जो जूस पिलाकर उनका अनशन जो है वो समाप्त कर रहे हैं। और जो जानकारी यहाँ पर मिली है पार्टी के आला नेताओं से, हाईकमान से ये बात हुई है कि जो मांगे यहाँ पर जगदीश कौशिक ने रखी हैं पार्टी उस पर विचार करेगी और नामांकन से पहले उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, जिसके बाद इस पर अंतिम कोई निर्णय होगा। हालांकि तब तक जगदीश कौशिक ने यहाँ पर अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, अपना अनशन
अनशन तोड़ दिया है। जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी भी यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने उनको जूस पिलाकर उनका अनशन यहाँ पर समाप्त कराया। सीधे जगदीश देखिए, अभी भी वो जिस तरह से अनशन पर थे 3 दिन से, लगातार ये चिंता भी यहाँ पर व्यक्त की जा रही थी। परिवार के लोग भी आज यहाँ पर पहुंचे थे। ऐसे में अब यहाँ पर जगदीश कौशिक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। जिलाध्यक्ष विजय केसरवानी ने यहाँ पर जूस पिलाया है उनको, जिसके बाद अब उनका अनशन जो है वो स्थगित हो गया है। सीधे बात करते हैं जगदीश जी, 3 दिन का समय, 50 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, मांगे आपकी वही थी, क्या कुछ बात, क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है जिसके बाद आज आपने अपना जो आंदोलन है वो स्थगित किया है? मुझे पूरा भरोसा है पार्टी आलाकमान मेरे साथ न्याय करेगी। भैया विजय केसरवानी जी, जिलाध्यक्ष जी से अभी मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि पार्टी के आला नेताओं से इस बात की सूचना दे दी गई है, जानकारी है उनको। आगामी सीईसी की बैठक में नामों पर पुनर्विचार भी होगा और बिलासपुर लोकसभा में जो नामांकन की प्रक्रिया 12 अप्रैल से है, उससे पहले ही पार्टी तुम्हारे साथ न्याय करेगी। इसी आश्वासन के साथ मैंने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया है। आपको भरोसा है पार्टी आपके साथ न्याय करेगी, आपके साथ न्याय होगा? बिल्कुल, ये परिवार है, अनशन भी महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग है और हम सब कांग्रेस के सिपाही है। मुझे पूरा भरोसा है पार्टी आलाकमान मेरे साथ न्याय करेगी। जिलाध्यक्ष जी ने जो बात कही है वो चरितार्थ भी होगा और हम सब एक परिवार है। हम पार्टी के अंदर आपस में चाहे जैसे भी सहमति और असहमति रखे, परंतु कांग्रेस पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। क्या माना जाए, क्योंकि पार्टी ने अभी प्रत्याशी घोषित कर दिया है, देवेंद्र यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं, ऐसे में अगर पार्टी कोई निर्णय में बदलाव नहीं करती है तो भी क्या आप पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, देवेंद्र कौशिक के साथ खड़े रहेंगे, चुनाव में जाएंगे? ये तो भविष्य का विषय है। अभी जो मुझे आश्वासन मिला है ना, अभी उस पर बात करेंगे। काल्पनिक प्रश्नों पर मैं उत्तर देना उचित नहीं समझता। बिल्कुल, जिलाध्यक्ष विजय केसरवानी भी है, उनसे बात करते हैं। विजय जी, क्या कुछ बात आपकी पार्टी के आला नेताओं से हुई है जिसके बाद, चूंकि अब जगदीश जी ने यहाँ पर अनशन समाप्त कर दिया? जगदीश कौशिक जी वरिष्ठ कांग्रेस के सदस्य हैं। आपसे हम लोगों ने अनुरोध किया, आपसे हम लोगों की बात हुई और हम लोगों ने अपने इस छत्तीसगढ़ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी दीपक बैज जी से, माननीय महन जी से और वरिष्ठ नेता लोगों से आग्रह किया है और उनकी भावनाओं को, जगदीश भाई की भावनाओं को हम लोगों ने अवगत कराया है। कल इस संबंध में आपके सामने भी बात हुई है और अब भाई 12 अप्रैल को नामांकन है। हम लोगों ने पार्टी से कहा है, पार्टी से निवेदन किया है कि जगदीश भाई की भावनाओं का सम्मान किया जाए और उनकी बात रखी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद पार्टी का फैसला, हाईकमान का फैसला हमेशा एक कांग्रेस पार्टी के लिए सिरोधार रहा है। कांग्रेस हाईकमान का जो फैसला होगा हम लोग उस फैसले के साथ हैं, हम भी साथ हैं, जगदीश भाई भी साथ हैं। लेकिन अपनी बात रखना, कांग्रेस में लोकतंत्र है, अपनी बात उन्होंने रखी है और आज हमारे अनुरोध पर, निवेदन पर पार्टी के हित में उन्होंने अपना आमरण अनशन समाप्त किया है। क्या माना जाए कि जिस तरह से उनकी मांगे हैं, इनकी मांगों पर विचार करेगी पार्टी, क्योंकि इन्होंने मांग की है कि उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए? कर दीजिए। विभिन्न सारी बातें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक हम लोगों ने पहुंचा दी है। विधायकगण भी कल आए थे, उन्होंने भी वरिष्ठ नेताओं से बात करी है, हमने भी बात करी है जी। और जगदीश भाई बिल्कुल, जितेंद्र, जगदीश कौशिक से भी आपने सीधे बातचीत की और साफ तौर पर मैं सुना कि उन्होंने पार्टी पर पूरा भरोसा जताया। अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार से आगे उनकी मांगों पर चर्चा की जाती है, क्या फैसले आगे पार्टी लेती है। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल के मंडी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी, आपको बता दें कि कंगना रनौत ने रोड शो किया है। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और कंगना रनौत यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि जैसे ही उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था, लगातार बयानबाजियां जारी थी, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर दिया था। लेकिन इसी बीच कंगना रनौत जो है वो पूरी तरीके से प्रचार प्रसार में जुट चुकी है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए फूलों के साथ, गर्मजोशी के साथ उनका यहाँ पर स्वागत भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि क्या भीड़ उमड़ी है, कितने लोग आए हैं और कितने लोग जो हैं वो गर्वित हैं कि मंडी की बेटी और मंडी की जो राष्ट्रवादी आवाज है वो अब इस इलेक्शन में जो है वो मंडी को रिप्रेजेंट करेगी। डेवलपमेंट जो है वो हमारा मेन जो मुद्दा है बीजेपी का, और बाकी जो हमारी बीजेपी की जो लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे जो लीडर हैं, वो हमें जिस तरह से गाइड करेंगे उस डायरेक्शन में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।
तो अभिनेत्री कंगना रनौत प्रचार प्रसार में पूरी तरीके से अब जुट चुकी है। दर फिल्म अभिनेता गोविंदा ने राजनीति में एक बार फिर से एंट्री मारी है। चुनाव से पहले शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। गुरुवार को सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उन्होंने शिवसेना शिंदे गुट की सदस्यता ली है। माना जा रहा है कि वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले गोविंदा 2004 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े थे और बीजेपी के दिग्गज नेता राम नाईक को हराकर सबको चौंका दिया था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय एकनाथ जी का। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो काम मुझे मिलेगा मैं ईमानदारी के साथ वो काम कर पाऊँ, ऐसे भाई के चरणों में मेरी प्रार्थना है। 2004 से 9 तक में था, फिर मतलब के पॉलिटिक्स में 4 से 9 था और वो 14वीं लोकसभा थी। ये कमाल का इत्तेफाक है। आज पुनः मैं आया हूँ इस जगह पे। और इसी के साथ खबर चुनावी है में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखते हैं यूपी अपडेट्स। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। बांदा जेल में बंद मुखिया मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि इसकी हाई लेवल जांच होनी चाहिए जिससे सच सामने आ सके। अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार ने इलाज पर तवज्जो नहीं दिया। वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर ने सीबीआई जांच की मांग की है। भाजपा ने पहले और दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 40 स्टार प्रचारकों को लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। बाबा विश्वनाथ धाम में नियमित दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों को नई सुविधा मिलने वाली है। इसके लिए मंदिर प्रशासन योजना बना रहा है। काशी में रहने वाले वह भक्त जो बाबा विश्वनाथ का प्रतिदिन दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, उनके लिए एक अलग लाइन बनाई जाएगी। अधिकारियों का दावा है कि अप्रैल माह में मंदिर समिति की बैठक में जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा।